हाँ भाई, गुड मॉर्निंग सभी को। चलिए बताइए पहले का आंसर क्या होगा। सिंगा बताएगा, कोई नहीं बोलेगा। बता भाई, क्या आंसर आएगा? आपसे तो पूछा ही नहीं, उसको बताना है। क्या आएगा? C3 है, तो C का मतलब क्या होता है? कार्बन। और 3 का मतलब 3, तो मतलब C3 वाले जितने भी प्लांट होंगे वो कितने कार्बन वाला यौगिक बनाएगा? 3 वाला। और 3 वाला बनता कौन सा है? फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। चलिए, सोफे वाले कहाँ गए आज? और कहीं बैठे हैं क्या? जगह ले रखी है कहाँ? हाँ, छुपने से काम ना चले। बता, आंसर क्या आएगा? निम्नलिखित में से किस पादप में फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान निर्मित होता है? हाँ, तुमने पहलवानों सोफे पे जगह कहाँ ले रखी? आगे आ जाओ, बेंच खाली पड़े आगे। हैं? क्या आएगा? सिंगे हैं? अभी बताया है मैंने आंसर है, जस्ट ही। ठीक है कि फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल वाले जो पौधे होते हैं उनमें कौन से आते हैं आपके पास? पालक आता है, सूरजमुखी आती है, सोयाबीन आता है। कल बताया था C4 वाले कौन से होते हैं? ग्रेमिनी। चलिए नेक्स्ट बताइए कि C3 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तापमान तक तेजी से बढ़ती है? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो C3 प्लांट है उनमें फोटोसिंथेटिक प्रोसेस किस ताप परास में अच्छे से बढ़ती है, यानी इंक्रीज होती है? क्या आना चाहिए? C3 के लिए 3 का मतलब 0 लगा दो पीछे, 30 डिग्री सेल्सियस तक। लेकिन शुरुआत कहाँ से होगी? 10 से। ठीक है, यानी आपके पास 10 डिग्री सेल्सियस से लेके कहाँ तक चलेगा? 30 तक। ठीक है, ये रेंज होती है। और पौधे के एंजाइम किस रेंज में काम करते हैं? 0 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच। ये बता सकेंगे कि C4 प्लांट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस तापमान तक तेजी से बढ़ती है? अब इसमें चौका है तो उसमें भी चौका होएगा। ठीक है, उस तक जाएगी वो बस। ठीक है, तो कितना आएगा अपने पास? 30 डिग्री से 45 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ, येलो टी शर्ट बताओ क्या आएगा? कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन की आवश्यकता बहुत कम होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा बहुत अधिक हो जाए तो प्रकाश संश्लेषण दर घटने लगता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछे वही बताए। अच्छे से लिखवाया था ये, और एग्जाम में ये क्वेश्चन आ भी चुका है। HSC ने पूछा है और एग्जाम में नहीं पूछा। बाकी तो ये साइंटिफिक लेवल पे क्वेश्चन आता है। जो साइंटिस्ट B ग्रेड का पेपर होता है उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। HSC ने भी लिया साइंटिस्ट B ग्रेड का, उसमें इससे वॉरबर्ग इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। नाम भी बोल दिया मैंने अब तो। ठीक है, कौन सा आएगा? वॉरबर्ग इफेक्ट बोलते हैं। ठीक है, कॉम्पटन प्रभाव का भी क्वेश्चन आया हुआ HSC में कई बार। तो कॉम्पटन प्रभाव किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये याद रख लेना कि जो क्रिस्टल ठोस की प्रकृति का पता करना, कि यानी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होती है उसकी स्ट्रक्चर जो नेचर होती है वो पता की जाती है किस इफेक्ट से? कॉम्पटन इफेक्ट से। ठीक है, और उसके बाद टिंडल इफेक्ट भी अच्छे से बता रखा है। टिंडल इफेक्ट कहाँ लगता है? तुम बताओ आगे दोनों। टिंडल इफेक्ट कहाँ लगता है? टिंडल प्रभाव कहाँ देखने को मिलता है? 10वीं कक्षा की किताब में है। किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित है। कहाँ देखने को मिलता है? कैसे मिलता है? किससे रिलेट करता है? ये प्रकाश की एक तरह की परिघटना है। ये प्रकाश का प्रभाव है। जब आपके पास खुले आसमान में केवल एक रंग दिखाई पड़े, कि जहाँ केवल एक रंग दिखाई पड़ता है कहीं भी, तो वो आपका किस प्रभाव के कारण होता है? टिंडल प्रभाव के कारण होता है। सिंगल कलर विजिबल इन द ओपन स्काई,
तो यानी खुले आसमान में जब हम एक रंग देखते हैं, जैसे खुले आसमान में रंग कैसा दिखता है जब बिल्कुल मौसम साफ हो, तो कैसा दिखता है आसमान का रंग? नीला। तो ये नीला रंग किस प्रभाव के कारण है? टिंडल। धुंध नजर आती है सफ़ेद, बादलों का रंग नजर आता है सवेत, ठीक है। ये भी आपके पास प्रकाश की कौन सी परिघटना नजर आएगी? फिर टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट। तो प्रभाव तो हो गया टिंडल, और अगर प्रकाश की परिघटना इसमें स्पेशली पूछ ले तब आपका जवाब बदल जाएगा। तब आपने परिघटना कौन सी याद रखनी है? परकिरणन, स्कैटरिंग, ठीक है। एक प्रभाव और लिखा हुआ है स्टार्क और जीमन, ये कहाँ देखने को मिलता है? ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया एग्जाम में। स्टार्क और जीमन प्रभाव दोनों आपके किस अक्षेत्र में होते हैं? याद कर लेना। स्टार्क का मतलब होता है स्पार्क। स्पार्क कौन से क्षेत्र से पैदा होती है? विद्युत से। और जीमन, मन में है मैग्नेटिक। मैग्नेट को क्या कहते हैं? चुंबक। तो वैद्युत और चुंबक क्षेत्र के अंदर जो स्पेक्ट्रम बनाए जाते हैं और उनकी जो लाइनें होती है वो बिखर जाती है, उन प्रभाव को क्या कहते हैं? आप स्टार्क और जीमन। इतना नहीं पूछता, 11वीं कक्षा का क्वेश्चन हो जाता है। सिंपल ये पूछेगा तुमसे कि स्टार्क और जीमन प्रभाव कौन से क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है? तो स्टार्क जुड़ा हुआ है विद्युत से, जीमन जुड़ा हुआ है किससे? चुंबक से। और वारबर्ग मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। चलिए नेक्स्ट बताइए, C4 में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान बनने वाला उत्पादन कौन सा होता है? हाँ पीछे तुम ही दोनों बताओ पहले क्या आएगा, फिर सिंगे का नंबर लगाते हैं। हाँ सिंगे क्या आएगा? ए, तुम दोनों बताओ। हाँ तो क्या बताया था आपको? ऑक्सी एसिटिक एसिड, ये बनाते हैं कौन? आपके पास C4 प्लांट, ठीक है। चलिए अब बताओ, तुम्हें बताओ पीछे जो बैठे हो दोनों। डट जा, उनको बताने दे। ये तो ठीक है। तो यानी इसमें कितने कार्बन होते हैं? 4। चलिए बता, आ जा। और ये बताया भी था मैंने कल कि C4 प्लांट जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब भी होती है तो ऑक्सी एसिटिक अम्ल निम्नलिखित पादपों में देखने को मिलता है। तो बताया था कल कौन सा परिवार था आपका? ग्रेमिनी। और ग्रेमिनी परिवार में आपके पास कौन कौन आता है? गन्ना, ठीक है, गाना लिख रखा है, गन्ना आएगा, ठीक है। और क्या है? मक्का। और क्या है? ज्वार। इनके अलावा और भी आती है कौन? गेहूं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओ कि निम्नलिखित रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया प्रकाश संश्लेषण के दौरान किस प्रकार के पादप में देखने को मिलती है? हाँ सिंगे, कौन से पादप में देखने को मिलती है प्रकाशहीन? C4 में मिलती है, C3 में मिलती है, या कैम में मिलती है, या हो सकता है सभी में मिलती हो। हाँ लास्ट वाले दोनों क्या आएगा? आगे वाले दोनों? हाँ सभी आएगा, क्योंकि आपको 3 पॉइंट बताए थे कि मुख्य तौर पे C3 और C4 तो पूछा जाता है, अलग से भी याद रखना कौन सा? कैम, ठीक है। क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ सिंगे ये बता, ऐसे पादप दिन में कार्बनिक अम्ल की मात्रा घटाते हैं और रंध्र बंद रखते हैं और अपनी प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया रात्रि को पूर्ण करते हैं, पादप हैं। अच्छे से लिखवाया, ये स्टेटमेंट लिखवा रखी है मैंने। इनको रात्रिचर पादप भी कहा जाता है, कि नाइट प्रीडेटर प्लांट भी कहा जाता है। वैसे ये प्रीडेटर है नहीं, लेकिन इन क्रिया के कारण इनको प्रीडेटर प्लांट नाइट कहा जाता है। तो नाइट प्रीडेटर कहा जाता है। और नाइट प्रीडेटर कौन से होते हैं आपके? क्रेसुलेसिन एसिड मेटाबॉलिक प्लांट, यानी आपके पास किस नाम से जाने जाते हैं? कैम, ठीक है, यही होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताओ। लास्ट बेंच वालों का नंबर है पहले। हाँ लास्ट बेंच वालों बताओ, सेकंड लास्ट वाले। तीसरा पक्का? चलो सिंगे तू बता। सी है? हाँ सी है, यानी नागफनी, अनानास और क्या आता है? ऑर्किड। वेरी गुड, सीख गए तुम तो। चलो ये बताओ फिर,
पौधों में श्वसन प्रक्रिया जंतुओं से होती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन ज्यादा उपयुक्त है? बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, स्टैंडर्डाइज क्वेश्चन है। ये जब उपयुक्त वाली बात आ जाती है तो थोड़ा सोच विचार ज्यादा करना है। क्या आएगा? हाँ बेंच चलो बताओ। दूसरा, वेरी गुड। सिंगे हो सकता है तुम। तीसरा तू बता बी। इधर बताओ कौन सा हो सकता है? हैं? सी डी कह दे, तू कह दे बी। ठीक है, तुक्का नहीं मारना। मैंने स्टेटमेंट लिखवाई थी कि जंतुओं की अपेक्षा क्या होती है? धीमी व भिन्न। ये याद रखना, धीमी तो होती है पर जंतुओं से साथ में क्या होती है? भिन्न भी होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम जो सांस लेते हैं वो कैसे लेते हैं? लंग से, लेकिन पौधे लंग से नहीं लेते। ठीक है, चलिए ये बता सिंगे इसका आंसर क्या आएगा कि पौधों में होने वाला श्वसन कौन सी भौतिक प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है? अच्छे से लिखवाया था मैंने। हाँ, लास्ट वाले दोनों बताओ। तीसरा, वेरी गुड। इधर वाले बताओ दोनों, क्योंकि इनमें तुक्के नहीं चलते। श्वसन बताया था। श्वसन जब भी होता है तो हमारे पास गैसों का आदान प्रदान होता है, और तुम्हें कहा था कि जहां कहीं भी गैस आदान प्रदान होती है तो वहां एक ही प्रक्रिया काम करती है, विसरण। ठीक है, तो हमारे पास कौन सी प्रोसेस होगी? विसरण होगी। विसरण को कहते क्या है वैसे? डिफ्यूजन। तो यानी ये कौन सी प्रोसेस होती है? डिफ्यूजन होती है। तो डिफ्यूजन के द्वारा ही हमारे अंदर होती है कि फेफड़ों में ऑक्सीजन का जुड़ना और कार्बन डाइऑक्साइड का हटना हेमोग्लोबिन से किसके ऊपर आधारित है? तो विसरण के ऊपर ही आधारित है। ये बताइए शाबाश सिंगे कि पादप अपना प्रकाश संश्लेषण किस ताप परास में उचित रूप से करते हैं? हाँ, तुम दोनों बताओ कौन सा ऐसा ताप परास होगा जहां पौधे अच्छे से प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? तुम दोनों बताओ। पहला इधर बताओ, आगे ए पक्का है? कैसे? इन्होंने बोल दिया, तू भी ये बोलेगी? तू कह देती बी, क्योंकि थोड़ी देर पहले आपा ने बताया था कि जब भी पौधे के एंजाइम अच्छे से काम करेंगे तो वो कहां से कहां करते हैं? 0 से 37 में अपने उचित तरीके से काम करते हैं, जैसे हम करते हैं। जीवित चीजें ज्यादातर 0 से कहां चलती है? 37 चलती है। ठीक है, आगे। प्रकाश संश्लेषण दर घटने का निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिक महत्व रखता है? हाँ सिंगे तू बता। हैं? बी? हाँ, सभी हो सकता है। हाँ, तुम बताओ दोनों, कौन सा कारक ऐसा है जो सबसे ज्यादा उपयुक्त है कि वाष्पोत्सर्जन की दर का घटना प्रकाश संश्लेषण दर घटने के साथ है? तापमान का अति निम्न होना बी क्या प्रकाश संश्लेषण दर घटने के साथ है? या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा न के बराबर होना बी प्रकाश संश्लेषण दर घटने के बराबर है या उसके साथ है? हाँ, इधर बताओ कौन सा आना चाहिए? सी, ए। आगे कौन सा? सी। तो डी। आगे बी, ए, डी। तुम दोनों बताओ कौन सा? सी। हाँ, लास्ट वाले दोनों, तुम दोनों बताओ कौन सा आएगा? पहले 1 फिर 4। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है? डी है। सीधी सी बात है भाई, मान लो वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो चुकी है तो रंध्र बंद हो चुके हैं, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल रही, बात खत्म। तो फोटोसिंथेसिस आपका रुक रहा है, कम हो रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है? तापमान का कम होना, यानी तापमान कम होगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस अपने आप ही क्या होगी? कम होगी, प्रोसेस फास्ट नहीं होगी। तीसरा आगे दे रखा है कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? न के बराबर। तो हाँ, ये कंडीशन क्या है? इधर पढ़ के देखो ढंग से क्या लिख रखा है। तापमान अति निम्न होना। अति निम्न का मतलब है 0 से नीचे जाना। ठीक है,
कि तापमान जब कम होगा तो आपके पास ये प्रक्रिया भी कम होगी। कौन सी? वाष्पोत्सर्जन। ये अगर कम होगा तो फोटोसिंथेसिस अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। बात खत्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। 0 डिग्री सेल्सियस अति निमन नहीं होता, कभी भी याद रखना। उसे कौन सा ताप कहा जाता है? 0 डिग्री सेल्सियस को कौन सा बिंदु कहा जाता है? हम जब भी तापमान श्रेणी में आते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस तापमान को किसके लिए इंगित किया जाता है? तो ये हमेशा याद रखना, बर्फ के जमने के लिए रखा जाता है। यानी आइस का जो पॉइंट होता है वो कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। उसे कहते हैं जल का हिमांक बिंदु, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। आगे ये बताओ कि पादप के लिए जल की मात्रा बहुत कम हो तो प्रकाश संश्लेषण दर घट जाती है, निम्नलिखित में से किसके कारण? हाँ सिंह, क्या कारण हो सकता है? ये 9वीं कक्षा तक का लेवल है, उससे आगे का नहीं है। याद रखना ये बात। जो हम ये ऐसी बातें पढ़ते हैं ये 9th क्लास तक की आती है और उसी में सारा कवर हो जाता है। 9वीं 10वीं इतना टोटल होता है। उसके बाद तो क्या ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो प्रभाव से जुड़ी हुई चीजें, या एक ऐसी एब्रप्ट चीज आएगी जो छोटी सी होगी। क्या आएगा? कि रंध्र का लगातार खुले रहना, रंध्र का बंद हो जाना, वाष्पोत्सर्जन की दर ज्यादा होना, या यह सभी। तो अभी बता के आया हूं, फिर धूड़ में लठ मार दिया आप लोगों ने। ठीक है भाई, ढंग से पढ़ के देखो क्या पूछा गया। पादप के लिए जल की मात्रा क्या है? बहुत कम है। तो इसका मतलब क्या? प्रकाश संश्लेषण की दर क्या हो रही है? घट रही है। तो इसमें कारण क्या हो सकता है ये पूछा है। तो भाई प्रकाश संश्लेषण पादप के वाष्पोत्सर्जन से जुड़ा है, तो वहां पे पानी पहले से क्या है? बहुत कम। तो बहुत कम है तो रंध्र अपने आप ही क्या हो जाएंगे? बंद हो जाएंगे। लगातार खुले थोड़ी रहेंगे, तो बंद होंगे तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपकी वेल डेवलप्ड नहीं होगी। ठीक है, चलिए अभी देख रहे हो लू चल रही है, पौधों को जाके देख लेना जिनको ढंग से पानी नहीं मिल रहा, तो पत्ते क्या मुरझाए हुए सूखे सूखे से नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है? अच्छे से फोटोसिंथेसिस उनका नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनके रंध्र क्या पड़े हैं? बंद पड़े हैं। चलिए, पादप में श्वसन होने के लिए कौन सा कथन उपयुक्त है? लास्ट बेंच वाले दोनों बताओ कि फॉर द रेस्पायरेशन विच स्टेटमेंट बी करेक्ट। चौथी मान लेते हैं, तुम बताओ कौन सा आएगा? ए, डी, डी, ए, डी, इधर दोनों। हाँ, स्टेटमेंट लिखवा रखी है कि पत्तियों में किसके द्वारा होता है? रंध्र के द्वारा। तने में क्या होते हैं? वातरंध्र। और एक बात हमने लिखी थी, जड़ों में क्या होती है? एपिडर्मल सेल्स होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। पादप में श्वसन प्रक्रिया के दौरान किस का आदान प्रदान होता है? सिंगे, पादप में रेस्पायरेशन प्रोसेस हो रही है तो किसका लेना और देना रहेगा? है? तुम बताओ। मतलब ये अगर क्वेश्चन नहीं आता तो बहुत बेइज्जती वाली बात है। हमारे पढ़ने का कोई मकसद नहीं है। ठीक है, क्योंकि भी सांस आप लेते हैं और छोड़ते हैं तो वही चीज है यहाँ पे पूछ रखी है। तो क्या आएगा? कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन का। सीधी सी बात थी। चलिए ये बताओ, पादप की श्वसन प्रक्रिया के दौरान निष्कासित कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन तथा अवशोषित की गई ऑक्सीजन के आयतन का अनुपात क्या कहलाता है? हाँ, लास्ट बेंच वाले बताओ पहले दोनों। तुम लो ट्रालो टपालो ट्रक है? हाँ, इधर बताओ। है? ठीक है, ए, इधर बताओ कौन सा आएगा? है? डी, ए, नहीं पता। हाँ, तुम दोनों ने विचार बनाया दूसरा। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा आएगा? रेस्पायरोक्यूशेंट। रेस्पायरोक्यूशेंट मैंने बताया था तुम्हें कि किससे लिखा जाता है? RQ। ठीक है, और क्या होता है? यही तो होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और अवशोषित की गई ऑक्सीजन का आयतन। यही तो लिखा था, दोनों का रेशो था। यानी आपके पास निकाली गई या छोड़ी गई CO2 का वॉल्यूम
और डिवाइडेड बाय किसका वॉल्यूम था, ली गई ऑक्सीजन का वॉल्यूम। ये दोनों का जो रेशो था ये आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट। हो गया। चलिए नेक्स्ट बताओ, तुम दोनों ही बताओ पहले। उसी को ही घुमा के पूछा गया है कि रेस्पिरो क्वोशिएंट पादप के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। अभी समझा दिया थोड़ी देर पहले, क्या आएगा बताओ, लास्ट में दोनों बताएंगे। इतना टाइम लग रहा है, फिर कह दे पेपर में नकल बता दो, हिंट तो मिलने हैं। बोल बोल के चीख चीख के थोड़ी बताएगा कोई, किसी से पूछोगे तो। ठीक है, तो कौन सा आएगा। हाँ, तो आपके पास क्या है, छोड़ी गई या ली गई, तो ली गई क्या है, नहीं ये है निष्कासित की गई कार्बन डाइऑक्साइड तथा ली गई ऑक्सीजन का। यानी अभी तो बताया छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड का आयतन और ली गई क्या होता है, ऑक्सीजन का आयतन। अनुपात क्या होता है, जो चीज पहले बोली जाती है वो ऊपर रखी जाती है, जो चीज बाद में बोली जाती है वो हमेशा नीचे आती है। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कॉम्बिनेशन यही होता है, और यही तुमने सीखा है कहाँ, जब मैथमेटिक्स में भिन्न पढ़ी है। फ्रैक्शन अगर पढ़ा है तो बता सकते हो। हाँ, ये बताओ रेस्पिरो क्वोशिएंट का मान 1 के बराबर किसके लिए होता है, सिंगा बताएगा। RQ फैक्टर की वैल्यू 1 किसके लिए होती है, तुम दोनों बताओ, तुम दोनों बताओ। है किसके लिए होती है, शर्करा यानी शुगर के लिए होती है। सही है। और अगर यहाँ पे एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि शुगर का निर्माण कौन से रंग के प्रकाश में सर्वाधिक होता है, लास्ट दोनों बताओ। चीनी जो बनती है पौधे में, ग्लूकोज जो बनता है शुरू में, वो कौन से रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा बनता है। लिखवाया था मैंने, आता है क्वेश्चन कि चीनी का निर्माण, शर्करा का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण जो पादप पत्तियों में होता है वो कौन से रंग के प्रकाश में सबसे ज्यादा होता है, और जिसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होती है कौन सा रंग था, लाल। ठीक है, याद रखो भी, कुछ हल्के फुल्के क्वेश्चन तो आने चाहिए। चलिए सिंगा बता, RQ का मान किसके लिए 1 से कम होता है। इतने तुम दोनों बताओ, तुम दोनों बताओ और तुम चारों बताओ, क्या आना चाहिए। प्रोटीन सबसे ज्यादा कौन देता है खाई जाने वाली दालों में। ऐसी कौन सी दाल है, ऐसा कौन सा दलहनी है जो हमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन देता है, लगभग 75%। सिंपल सा नील पॉइंट का क्वेश्चन जो दूसरी क्लास की कक्षा में आता है एनवायरनमेंट में। दूसरी कक्षा की किताब उठा के देखना, एनवायरनमेंट के अंदर प्रोटीन कंटेंट का पहला रिच कंटेंट दिया होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा रिच प्रोटीन होती है। दूसरी कक्षा में पूछा जाता है और वही एग्जाम में आता है। आप बताओ क्या होता है, मूंग, आप बताओ क्या होता है। यहां नहीं, दाल बतानी है जिसमें प्रोटीन सबसे अच्छी होती है और जो हम खाते भी हैं। हाँ सिंगे तू बता, किसमें होती है प्रोटीन सबसे ज्यादा दालों में। सोयाबीन में। सोयाबीन की बड़ी नहीं खाते के, ठीक है। चाप बनती है मार्केट में, आज कई जगह बाहर जाते हो फास्ट फूड खाते हो, चाप चाप लिखी होती है। सोयाबीन की चाप यानी बड़ी की जो चाप खाते हो, सोयाबीन में कंटेंट क्या होता है सबसे ज्यादा होता है। यहां कौन सा आएगा सिंगे, सोच विचार किया। हाँ तीसरा कि वसा तथा किसमें होती है, प्रोटीन में। नकल मारी है, हो सकता है, टाइम ज्यादा दे दिया ना। RQ का मान 1 से ज्यादा किसके लिए होता है बता अब। हाँ दोनों लास्ट में, चारों आगे, 2 ये। जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है सोचने के लिए, एग्जाम में इतना टाइम नहीं देंगे हम। डू एंड डाई का प्रोसेस होता है वहां। तो क्या आएगा कि 1 से ज्यादा RQ की वैल्यू अच्छे से लिखवाई थी कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड्स होते हैं उनके लिए वैल्यू क्या होती है, 1 से ज्यादा होती है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट बताओ, RQ का मान कौन से पादप के लिए ना के बराबर होता है? नकल नहीं मारनी। कि किसके लिए रेस्पायरोक्यूशेंट 0 होता है? अच्छे से लिखवाया था और कहा भी था कि एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत अच्छे से पूछा जाता है। क्या आएगा? हाँ बताओ, हाँ तुम दोनों लास्ट वाले बताओ। जो पादप क्या होते हैं? मासल और क्या होते हैं? सरस। ठीक है, उनमें हमेशा RQ की वैल्यू क्या रखी जाती है? 0 रखी जाती है। ठीक है, चलिए ये बताओ भाई, लास्ट बेंच वाले बताएंगे दोनों कि वह दाब जो जल के आवागमन करवाने में सहयोग देता है, कि दैट प्रेशर विच इज प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, कि जल के आवागमन के लिए सहयोग देता है पौधे में, वह दाब कौन सा है? और अच्छे से लिखवाया था और कहा था कि ये याद रखना है, भूलना नहीं है। हाँ सिंगे, कौन सा आएगा? तुम दोनों बताओ, तुम चारों बताओ। और बहुत बार बताया है, सिंगल टाइम नहीं है, बहुत बार। जब जड़ पढ़ाई तो बताया, पत्तियां पढ़ाई तो बताया, जब जल और पादप का संबंध आया तो बताया, जाइलम फ्लोएम आया तो बताया। बहुत बार हो चुका है। कौन सा दाब होता है? परासरणीय दाब होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। कौन सा होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्योंकि जो इसके द्वारा परिसंचरण तंत्र बनता है वो कौन सा बनता है? ऑस्मोटिक रेगुलेटरी सिस्टम बनता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, वह प्रक्रिया जिसमें बीजों के अंकुरण के समय बीजों के आवरण का टूटना फटना जल अवशोषण से संपन्न होता है, तो वह प्रोसेस कौन सी होती है? लास्ट दोनों बताएंगे, पहले अच्छे से लिखवाया था। हाँ सिंगे, वेरी गुड। इधर चारों ए, तुम बताओ कौन सा आएगा? हैं? सी। तुसी दसो डी। हैं? इनको देख के बोले कैसे? ठीक है, कौन सा आएगा? अंतःचूषण, एम्बिबिशन। बताया था कि एम्बिबिशन ही बीजों के अंकुरण में क्या देता है? योगदान देता है। चलिए ये पढ़ के बता सिंगे, इसका आंसर क्या आएगा? हाँ दोनों बेंच वाले बताओ, लास्ट वाले है। हाँ तू बता भी पहलवान, तू कौन सा आएगा? तू बता। सी। इधर अलग परासरण, सी अलग परासरण। क्वेश्चन है कि कोशिका में क्या पैदा होना है? तनाव। तनाव का मतलब फूलना, सफीती पैदा होना। ये मैंने कहा था तभी होता है जब जल क्या हो जाए? भर जाए। और जहां कहीं भी जल भरेगा वहां कौन सी प्रक्रिया होगी? अलप परासरण, एंडोस्मोसिस। क्या होगी? एंडोस्मोसिस। तो क्या आएगा? ये आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ सीखे, अब बता। उसी क्वेश्चन में से काट के बनाया गया क्वेश्चन है और ये पढ़ा है हमने, है सी। हाँ तुम दोनों बताओ। अभी जो हमने क्वेश्चन पीछे वाला पढ़ा था उसी का कॉपीड है ये, बस फर्क यही है, ट्विस्ट किया, उसी को तोड़ मरोड़ के बनाया गया है। क्या आएगा? हाँ दोनों, हाँ ये चार। हाँ वेरी गुड, ए। क्योंकि आपको अभी बताया है कि जब पत्तियों में रंध्र खुलते हैं तो कोशिकाएं क्या होती है? फूलती है। फूलती है तो उसी को थोड़ी देर पहले तो पढ़ा था कि फूलना क्या होता है? तनाव, या क्या बोलते हैं उसे? सफीती, ट्रिगिडिटी। ठीक है, चलिए हाँ विसिंगे आ जा, नेक्स्ट बता। पादप की पत्तियों के द्वारा जब वाष्पोत्सर्जन होता है तो कौन सी कोशिकाओं की सहायता से रंध्रों का खुलना व बंद होना संपन्न होता है? ये तो पता नहीं कितनी बार बताया हमने। हाँ तुम चारों बताओ पहले।
कौन सा आएगा? ए वेरी गुड। हाँ ये दोनों बताओ। हाँ तो हर बार बताया है कि गार्ड सेल ही क्या है, रंध्रों को क्या है खोलने और बंद करने में क्या करती है, मदद करती है। तो क्या होगी? सुरक्षा कोषों के द्वारा। ठीक है, चलिए यह बताओ कि जब किसी जीवित कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसकी सांद्रता कोशिका से कम हो तो उसमें पानी भर जाता है और कोशिका फूल जाती है, प्रक्रिया क्या कहलाती है? सिंगा बताएगा और कोई नहीं बोलेगा पहले। और अब तो दिल करता है इसको वहां पे आए और फेंक फेंक के बेंच में मारे। अभी पढ़ा के आया हूं, अरे अभी बताया है, 2 क्वेश्चन इसी पे ही हुए हैं। हाँ लास्ट वाले बेंच वाले, हाँ तुम चारों बताओ। अभी बताया लब प्रासरण। अब यही तो अभी तो पढ़ा है कि पानी भरना, कोशिका में पानी भर रहा है कि नहीं भर रहा, तो वही बात आ गई। ठीक है, अरे याद रखो कम से कम, यानी सिंगल क्वेश्चन के 100 क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, ये याद रखना, 100 से भी ज्यादा। हाँ ये बताओ, जब किसी कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाता है जिसके अंदर और बाहर दोनों जगह जल की मात्रा एक समान रहती है तथा सांद्रता भी एक समान रहती है, जिससे कोशिका के आयतन पर कोई प्रभाव नहीं होता, वह प्रोसेस क्या कहलाती है? यह तो बहुत ही आसान है, क्या होती है? संप्रासरण। ठीक है, और संप्रासरण को वैसे कहते हैं आइसोटोनिक। और यह आइसोटोनिक फिनोमिना हमारे लिए कब लगता है भाई? जब हमें इंजेक्शन लगाया जाता है, सुई लगाई जाती है। हाँ सिंगे ये बताया था अच्छे से। जोंक और केंचुए पे या तो नमक छिड़क दें या खाद की अधिक मात्रा छिड़क दें, जिससे वो क्या है, तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। कारण क्या है? हाँ तुम दोनों बताओ पहले। हाँ बी, तुम दोनों बताओ। तू बता, तुम चारों बताओ। भाई उनको क्या लगता है? शोक लगता है। कौन सा शोक लगता है? ओस्मोटिक लगता है, प्रासरणी प्रघात होता है उनके साथ। अच्छे से बताया था। ठीक है, तो हमारे पास फिनोमिना कौन सा आएगा? ओस्मोटिक शोक आएगा। ठीक है हाँ ये बताओ सिंगे, हैं कि जब किसी कोशिका विलयन में रखा जाता है, आयतन में कमी आ जाती है, तो क्या आएगा? अति प्रासरण। यानी अति प्रासरण को हम बहिर भी बोलते हैं, याद रखना। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? एक्सोस्मोसिस। चलिए ये बता सिंगे, क्या आएगा? अति प्रासरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? वेरी गुड, अभी बताया है। पीछे वाले क्वेश्चन को ही बनाया वापिस। विलयन में रखी कोशिका आयतन में क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए ये बताओ। हाँ दोनों बेंच वाले वो भी बताएंगे, चारों ये भी बताएंगे, 2 ये भी बताएंगे। ध्यान से पढ़ के बता देना। बताओ शाबाश, क्या आएगा? एज इट इज लिखवा रखा है मैंने कॉपी में, और वहां सिर्फ उतना ध्यान ही दे लो काफी है, पर मेंटेलिटी अपनी यहां नहीं होती उस टाइम, बहुत रेयर होती है। लिखते टाइम बोर्ड पे अगर बढ़िया फोकस ही कर लो, उतना ही काफी है, उतने में बता सकते हो तुम। इसीलिए मैंने एमसीक्यू करवाए हैं साथ के साथ, ताकि तुम्हें पक्के रहें, भूलो ना। क्या कंडीशन आएगी? प्लाज्मोलिसिस लिखवाया तो था, जिसे हिंदी में कहते हैं जीव द्रव्य सकुचन। ठीक है, कि जो पौधे मृत्यु को प्राप्त होते हैं वो आपके पास कौन सी परिघटना होती है? जीव द्रव्य सकुचन होता है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। बरसात के दिनों तथा नमी वाले दिनों में लकड़ी के दरवाजों को खोलना व बंद करना मुश्किल होता है, इसके पीछे कारण है? हाँ दोनों बताओ लास्ट वाले। ये तो हमारी डेली लाइफ का प्रैक्टिस है। जब बरसात होगी, अब मानसून आएगी, और लकड़ी के जो दरवाजे हैं वो मुश्किल से क्या खुलते और बंद होते हैं। बंद कर दिए जाएं तो खोलने मुश्किल हो जाते हैं, खोल दें तो बंद करने मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए हम ज़्यादातर क्या है, अपने जो क्या है खिड़कियां होती हैं उनके दरवाजे खोलते ही नहीं।
ज़्यादातर यही होता है जब बरसात होती है, क्योंकि वो टाइट हो जाते हैं। अब पूछ रहा है कि वो टाइट क्यों हो जाते हैं, कारण क्या है। हाँ, लास्ट वाले बेंच पे 3 बैठे हैं, वो बताएंगे आप कौन सा आएगा। और लिख भी मैंने इंग्लिश में रखा है चारों को। अब कहोगे इंग्लिश की प्रॉब्लम है, तो इंग्लिश की भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तुम 4 बताओ। लास्ट वाले बीच में 2 बैठे हैं, वो बताओ। और इधर 2 बैठे हैं, ये बताएं। और सिंगा बताए। और थोड़ी देर पहले करवा के आया हूं ये क्वेश्चन कि जहां कहीं भी पानी को लेकर क्या है, चीज सूखी चीज है और वो फूल जाए, तो हमारे पास उसे हम कौन सी प्रोसेस कहते हैं? इम्बिबिशन कहते हैं, अंतःचूषण कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि नाम हिंदी वाला ही आए, इंग्लिश का भी आ सकता है। थोड़ी देर पहले मैंने लिखा था इम्बिबिशन होता है, उसी को ही हम क्या कहते हैं? अंतःचूषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए। हाँ सिंगे, ये बता, प्रकाश संश्लेषण के दौरान पादप में परिवहन की कौन सी प्रक्रिया कार्य करती है जिससे गैसों का आदान प्रदान होता है? हाँ ठीक है, कि गैसों का जहां कहीं भी आदान प्रदान आ जाए, किसी से पंडित से पूछने का काम नहीं है, क्या लगा के आना है? विसरणी लगा के आना है। ठीक है, चाहे हमारे लिए हो, चाहे पौधों के लिए, चाहे जानवरों के लिए। ये बताओ, पादप में जल का परिवहन निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाओं के द्वारा संभव है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट बी पॉसिबल हाउ? कि किसके द्वारा वो संभव हो सकता है? क्या आना चाहिए? हैं? क्योंकि एक चीज तो विसरण होगी, एक ओस्मोसिस प्रासरण हो गया, और तीसरी चीज होती है विभव प्रवणता। ठीक है, तो क्या आएगा? ए। विभव प्रवणता क्या चीज होती है भाई? इंग्लिश में बोलते हैं, इसे याद रखना, पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या चीज होती है? कोई अगर पूछ ले विभव प्रवणता होता क्या है, यानी प्रवणता क्या होती है? प्रवणता सभी भौतिक राशियों के लिए लागू होती है, याद रखना। जहां कहीं भी ये शब्द आए, प्रवणता। प्रवणता का मतलब है कि किसी भी भौतिक राशि का बदलाव दूरी से हो, दूरी के साथ हो, या कह दें लंबाई के साथ हो, या कह दें गहराई के साथ हो, या कह दें ऊंचाई के साथ हो, ये वाली चीज़ हमेशा क्या कहलाती है? ग्रेडियंट कहलाती है। जैसे मैं लिख दूं कि चेंज इन प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू हाइट, तो dp/dx लिख दिया मैंने, यानी ये प्रेशर दाब का बदलाव है। किसके साथ है? चाहे मैं कह दूं ऊंचाई के साथ, चाहे मैं कह दूं लंबाई के साथ, चाहे मैं कह दूं गहराई के साथ। तो यानी दाब का परिवर्तन किसके साथ हो रहा है? दूरी के साथ हो रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रवणता। और ये कौन सी प्रवणता हो जाएगी? दाब प्रवणता। और ऐसे ही आपके पास किस में बदलाव आता है? विभव में। तब उसका नाम क्या रख दिया जाएगा? विभव प्रवणता। और विभव किसका लगता है? कि सांद्रता का। एक जगह सांद्रता कम है, दूसरी जगह क्या हो? ज़्यादा। एक जगह दाब कम है, दूसरी जगह क्या हो? कम। तो जैसे क्या है, जड़ों से पानी कहाँ जाता है? ऊपर, तो उसका दाब लगातार कम होता है या ज़्यादा होता है? कि जैसे वो जड़ों से ऊपर जाएगा तो दूरी तय करनी है, जोर आएगा ना। मान लो तुम दरख्त पे चढ़ रहे हो और कह दे 1 किलो का बट्टा लेके चढ़ जा, फिर कहते हैं कि नहीं भाई साहब 5 किलो वाला लेके चढ़ जा, नहीं बोले कुंटल ले ले, अब चढ़ लेगा के? तो वही बात यहाँ है। तो यानी जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएगा तो आपके पास दाब लगातार उस पर क्या हो रहा है? नीचे की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, तो नीचे कम है, ऊपर क्या है? ज्यादा। ये बताओ, पौधों में सक्रिय परिवहन किसकी सहायता से होता है? एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। बी होता क्या है पहले तो ये बताओ। अब वो होता किसकी हेल्प से है? दोनों बताया था तुम्हें कि ट्रांसपोर्टेशन जो होती है वो लो कंसंट्रेशन टू हमेशा क्या होती है? हाई कंसंट्रेशन होती है। और होती किस में है? इन सेलुलर लेवल्स। कि जो सेलुलर लेवल्स होते हैं वहाँ पे ये चीज़ देखने को मिलती है हमें।
अभी होती किसकी सहायता से है? यानी आपके पास क्या है, अभी बताया था कि आप दरख्त पे चढ़ रहे हो और आप क्या वजन लेके चढ़ोगे तो जोर आएगा कि नहीं आएगा? तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा चाहिए तो जो कोशिकीय लेवल की ऊर्जा होती है वो कौन सी होती है? लिखवा रखा है, कौन सी होती है? कोशिकीय सतर की ऊर्जा की इकाई क्या है? अब इसमें ऑप्शन कौन सा आएगा? हाँ, लास्ट बेंच, सबसे लास्ट बेंच वाले बताएंगे, 3 जो बैठे हैं। तुम बताओ इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? हिंट मैंने दे दिया कि वही इकाई काम आनी है ऊर्जा की जो आपकी कोशिकीय सतर की है, सेलुलर लेवल की ऊर्जा की इकाई होती है। तुम 4 बताओ पहले साथ में, और तुम 2 बताओ पीछे वाले, तुम 2 बताओ और सिंगा बताए, क्योंकि इसमें फंस जाओगे तुम। ऑप्शन जो होगा वो आपके पास कौन सा होगा? ADP प्लस P, इसी को ही कहते हैं हम क्या? ATP। ठीक है, ADP प्लस P, यानी ये था एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। एक फॉस्फोरस और लगा दिया तो कितने हो गए? 3 का मतलब क्या हो गया? ट्राई। ठीक है, थोड़ा सोच विचार करना है, यूं नहीं है। हाँ, ये बता सिंगे कि जब पत्तियों के द्वारा जल का वाष्पोत्सर्जन होता है तो जाइलम ऊतक जल को जड़ों से ऊपर की ओर खींचता है, इसे हम क्या कहते हैं? कि पुलिंग ऑफ वाटर इन अपवर्ड डायरेक्शन। प्रासरण होता है, विसरण होता है, कर्षण होता है, या आपके पास ऑस्मोटिक शॉक होता है। हाँ, लास्ट वाले बीच में बैठे ये 2 बताओ क्या आना चाहिए? क्या लास्ट वाले 3 क्या आएगा? और पहले आगे बैठे 4 और इधर बैठे 2 हैं, कौन सा आएगा? दूसरा। वेरी गुड। हाँ सिंगे, पहला। हाँ इधर, हाँ, इसे बोलते हैं कर्षण। ठीक है, कर्षण एक तरह का क्या होता है? पुल एक्शन बोलते हैं इसे। पुल एक्शन किसकी वजह से होता है? ये होता है आपके पास कैसिक तव की वजह से। और कैसिक तव को वैसे क्या कहा जाता है? कैपिलरी एक्शन। क्योंकि मैंने ये लिखवाया है तुम्हें कैपिलरी एक्शन। ठीक है, तो कर्षण जो होता है, पुल एक्शन जो होता है, ये कैपिलरी एक्शन है। और कैसिक तव जो है ये आपको और कहीं भी देखने को मिलता है। कहाँ देखने को मिलता है? तुम 2 बताओ। कि कैसिक तव हमें घरों में भी देखने को मिलता है, कहाँ देखने को मिलता है? हाँ सिंगे तू बता, इधर तुम बताओ, वो 2 और वो लास्ट वाले 3, 5 वो बताएंगे कि कैपिलरी एक्शन ये कैसिक तव और हमें कहाँ देखने को मिलता है। अब जैसे क्या है, हमारे खेतों में पानी दे दिया जाता है, सिंचाई कर दी जाती है, इरिगेशन कर दी जाती है, और जैसे ही ज़मीन सूखने को, बत्तर आने को हो तो उसे कल्टीवेट कर दिया जाता है। उसे कल्टीवेट क्यों किया जाता है? क्योंकि उसमें ये एक्शन होता है कैपिलरी। क्यों? क्योंकि लगातार पानी कहाँ जाता है? हवा में जाता है। किसके कारण? छोटी छोटी केस नलिकाएं होती है मिट्टी में, उससे पानी उड़ता जाता है, और जैसे ही हम क्या कल्टीवेट कर देते हैं तो नीचे की नमी क्या रहती है? बनी रहती है। तो क्यों बनी रहती है? क्योंकि हमने वो सारी केस नलिकाएं तोड़ दी। ऐसी तौलिया है, तौलिए को क्या लटका के छोड़ दो, एक हिस्सा बाल्टी में कर दो पानी से भरी और बाकी नीचे लटका दो, धीरे धीरे सारा तौलिया क्या हो जाएगा? गिला हो जाएगा। तो किसके कारण गिला होगा? कैसिक तव के कारण ही गिला होगा। ऐसे ही क्या है, दिए में जो क्या लो जलती है, लालटेन की बत्ती जलती है, वो भी किसके कारण जलती है? कैसिक तव। अब क्या है, जब दिवाली आएगी तो दिए जलाते हैं, तुम्हारी आंखों के सामने होते हैं, दुनिया भर के दिए लगाते हो तुम अपने क्या है बंडेरी पे, तो वो किसके कारण काम कर रहे हैं? कैपिलरी एक्शन के कारण। ये लो आज के लिए इतना ही।